हेलो नीटेरोस, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सबका? जोर से बोलो, जोश के साथ भरपूर जोश लाओ अपने अंदर। है कि नहीं? सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ, बढ़िया चल रहा है। चलो, तो आज मेरा मन कर रहा है कि हम अपने बारे में आज अपना डे बताएं यार, कैसा गया है मेरा डे आज सुबह से शाम तक कैसा गया, मुझे ये बताने का मन कर रहा है। तो आज मैं सबसे पहले तो उसी के बारे में बात करता हूँ। तो देखो यार, मैंने सुबह उठा, सुबह से कल यहाँ एक्चुअली जो है ना, मेरे घर के आसपास जो है 2-3 दिन से बारिश हो रही लगातार, बहुत ज़्यादा तेज़। तो वही है, सुबह उठा, रेनी डे था, सुबह का कॉलेज भी मिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत पढ़ा, फार्मा वगैरह पढ़ा, वही पुराने मेट्रोनिडाजोल, एल्बेंडाजोल, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, इतने सारे ड्रग्स हैं यार, क्या क्या बताएं, हमें बताने में भी याद नहीं आ रहे, देख रहे हो। तो बहुत बड़ा बोझ चल रहा है इस समय, ठीक। खैर, अब ड्रीम था तो उसको तो पूरा करना ही करना है, डॉक्टर बनने का जो ड्रीम देखा है, ठीक। तो वही है, चलता रहा। फिर उसके बाद हाफ डे के बाद कॉलेज वॉलेज गया मैं, उसके बाद फिर वहाँ पे वही फार्मा, उसमें भी पता नहीं क्या एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड ऑल सब चलता रहा। फिर उसके बाद जो है निकले, सुबह से भूख इतनी ज़ोर लग रही थी कि कुछ कहने को नहीं, बता नहीं सकते यार, कुछ टाइम खाने तक का टाइम नहीं मिला। देख रहे हो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पहले खुद पढ़ो फिर आपको पढ़ाओ। आप भी कहाँ यार, आप तो बस खाली लेक्चर देख रहे हो। खैर, लेक्चर देखने के बाद आपके जो रिप्लाईज आ रहे हैं वो मुझे देख के अच्छे लग रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं ग्रेट लेक्चर, लोग देख भी रहे हैं उसको, लिख रहे हैं लेक्चर डन सर, बहुत अच्छा लग रहा है वो देख करके। कुछ लोगों ने कुछ अपने सजेशंस भी दिए, खैर वो भी मैंने पढ़े, तो उनके सजेशंस को भी कंसीडर किया है हमने। और जैसा कि एक किसी ने बोला था कि 5 to 10 मिनट्स का रिवीजन अपने आने वाले लेक्चर्स में कराने के लिए, लास्ट लेक्चर का, तो उसको भी हमने कंसीडर किया। वैसे तो मैं अपने अगले लेक्चर में जो आने वाला होता है उसमें लिख ही देता हूँ, पहला स्लाइड यही होता है कि प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। पर खैर उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे 2-2 पॉइंट के, वो भी चल जाएगा, ठीक है। उसको भी मैंने कंसीडर किया, अच्छा लगा मुझे रिव्यू, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए और भी, तो सही है। अच्छा, इसी तरह से देखते रहिए लेक्चर, लाइक करते रहिए, और इसी सब से तो ही हमको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं। तो चलो, तो खैर आज अपना सेल द यूनिट और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसी को शुरू करते हैं, और क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं आज अपना ये लेक्चर, एक चैप्टर सेल डिवीज़न का, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, तो पढ़ते रहना, रिवीजन करना, चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने नोट से कर लो, या जो लेक्चर प्लान आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे कर लो, ठीक है। तो वेरियस मेथड है, आप किसी से भी लेक्चर कर लो। और जो कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि सर PYQ भी प्रोवाइड कराइए, तो उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपने लेक्चर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जब अवेलेबल करवाने का होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक। तो बस फिर तो आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पे, ठीक। तो उससे पहले वही, क्या पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? आज तो कम से कम बोल दो क्या क्या पढ़ाया था, फिर चलो अच्छा ठीक है, हम ही बोल देते हैं। नहीं बोलोगे यार, हमें पता है कि तुम बस खाली देखते रहोगे कि सर हाँ अब तो सर तो अभी बोल ही देंगे, है कि नहीं। चलो, तो खैर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए थे प्लास्टिड्स के बारे में, कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सब जाना था, ठीक है, कि प्लास्टिड्स कैसे काम करते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, रेड, येलो, ऑरेंज, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड्स में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्लास्टिड्स के बारे में जानी, डिफरेंट शेप्स उसके बारे में जाने, ठीक। फिर हम लोगों ने राइबोसोम्स के बारे में जाना था, ठीक है, कितने तरह के राइबोसोम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से सब यूनिट्स हैं, ठीक है। उनका पिक्चोरल फॉर्म देखा था हम लोगों ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो फिस्ट टाइप की जो सब यूनिट थी राइबोसोम की, कौन सी थी, लार्जर की स्मॉलर? अब इतना तो बताना ही पड़ेगा यार, सभी चीज मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, नहीं पता है तो उसको रिवाइज करो वापस से, देखो कौन सी थी, ठीक है।
और फिर साइटोस्केलेटन के बारे में भी जाना था, ठीक है, कितनी तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में जाना था कि नहीं जाना था? बोलो हाँ सर जाना था, ठीक है। उसके बाद कुछ मोटिलिटी से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में जाना था, लाइक सीलिया एंड फ्लैजिला, इनके बेसल बॉडीज के बारे में जाना था। क्या होती है इसकी बेसल बॉडी? हाँ जी, यस, सेंट्रियोल, ठीक है। और फिर लास्ट में सेंट्रोजोम के बारे में जाना था कि नहीं जाना था? बोलो हाँ सर जाना तो था, सब जाना था। चलो, तो खैर ये तो बात हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में, ठीक है। आज शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो। आज हम पूरे सेल की मशीनरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन सा ऐसा सेंटर है जो उस पूरे सेल की मशीनरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसका ब्रेन, ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यानी कि समझ तो गए होगे कि क्या हम बोलने जा रहे हैं, है कि नहीं? इतने तो समझदार हम आपको मानते हैं कि थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। चलिए, तो फिर आज पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। सब बाहर अंदर बाहर का सब देख लिया, अब आते हैं अपने सेंट्रल पोर्शन पे, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉर अवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो चलो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में बता दिया था। किसने डिस्कवर किया था? यस, बताओ बताओ बताओ। रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर, ठीक है। किसमें डिस्कवर किया था? एक ऑर्किड के प्लांट में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इन ऑर्किड प्लांट, ठीक है। किसमें? एक ऑर्किड के प्लांट में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। सबसे पहले अब डिस्कवर तो इन्होंने किया, पर लेकिन इसको अब डिस्कवर करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा होगा कि जो है ये, हाँ भाई कुछ अलग चीज़ दिख रही है, अलग सी है, सभी चीज़ें देख ली, अभी ये कुछ और अलग दिख रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया होगा? कलरफुल किया होगा इसको कि कुछ अलग दिखे, कुछ अलग तरह के स्टेन्स यूज़ किए होंगे, कुछ अलग तरह के डाई यूज़ किए होंगे। तो इन्होंने इसको स्टेन करने के लिए एक बेसिक डाई का यूज़ किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? व्हाट? एसीटोकार्मीन। क्या बोलते हैं? बताएगा कोई? एसीटोकार्मीन। ये क्या है? ये एक बेसिक डाई है। क्या है? बेसिक डाई है, ठीक है। ये एक बेसिक डाई है, एसीटोकार्मीन। इसको यूज करके रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को स्टेन किया था फॉर द स्टडीज पर्पस, ठीक है। अब एक टर्म आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर अभी हम बताएंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? क्रोमेटिन मटेरियल नाम की एक चीज होती है। सुना तो होगा कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना है तो उनके लिए हम बता देते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, तब उस समय आपको पता रहेगा कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले बता देते क्रोमेटिन मटेरियल होता क्या है। तो देखो, ये क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल? आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो बस यही डीएनए जो है, जब कुछ सर्टेन पैकेजिंग के साथ हमें दिखता है, तो वो किस फॉर्म में दिखता है हमको? न्यूक्लियस में, एंड इंटरफेस न्यूक्लियस में वो हमको दिखता है किसमें? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर के नेटवर्क के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? व्हाट? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है ना। आया समझ में? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया हमने। तो देखो क्या होता है ये कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन का फाइबर्स का नेटवर्क है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है ये, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियस, है ना, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, जो कि डीएनए का बना होता है, ठीक। डीएनए तो सुना ही होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में और जानेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक जनरल आइडिया के लिए हम लोग जान लेते हैं कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है, ठीक।
तो क्या है कि आप जान लेते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिखा रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है ना भाई। उन्होंने स्टेन करके देखा तो उन्हें कैसा दिखा न्यूक्लियस, ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर का जो भी इसका महत्व है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने बात करी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, ठीक है ना। अब ये भी आता है कि न्यूक्लियस इज टू डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। न्यूक्लियस भी एक तरह का ऑर्गेनेली ही है जो कि डबल एनवेलप के थ्रू कवर करता है अपने आप को, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एक तरह से बैरियर का काम करती है बिटवीन न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स है भाई, देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट में उनका अलग मैट्रिक्स था, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग मैट्रिक्स था, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी मैट्रिक्स होगा, समझ रहे हो, मेम्ब्रेन बाउंड है ये, ठीक। तो ये क्या करती है, बैरियर बनाती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई, एक बैरियर क्रिएट कर रही है, जस्ट सिंपल। और क्या, स्पेस एनक्लोज्ड बाय द टू मेम्ब्रेन, भाई इस तरह से कुछ दो मेम्ब्रेन नहीं होंगी, है ना, ये कुछ एक आउटर मेम्ब्रेन और ये एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल रहे हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में लगभग जो चौड़ाई होती है इसकी 10 से 50 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है, 10 से 50 नैनोमीटर की। कितनी होती है, 10 से 50 नैनोमीटर की। क्या बोलते हैं इस स्पेस को, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो, बताया था उस समय कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और साथ ही में दोनों पर राइबोसोम्स भी होते हैं। बताया था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे क्यों, क्या रफ, ऐसी चीजें जो उसको रफ बना देती है, राइबोसोम्स, समझ रहे हो। और कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन से भी आसपास लगभग, अब ईआर है अटैच तो उसके आसपास 2-4 राइबोसोम्स इसकी आउटर मेम्ब्रेन से भी अटैच हो गए, न्यूक्लियस की, है कि नहीं। तो राइबोसोम ईआर से भी अटैच मिलेंगे तुम्हें इसके आसपास, और आउटर मेम्ब्रेन से भी 2-4 अटैच्ड मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल आउटलाइन थी बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक। अब क्या है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स एट सम पॉइंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर पोर्स। क्या होता है कि अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो जैसे कि हमने क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि दोनों मेम्ब्रेन पूरी तरह से कंटिन्यूअस होती हैं, है कि नहीं, होती हैं, बोलो हाँ होती हैं सर, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें कोई पैसेजेस नहीं होते, ठीक है, अलग से पैसेजेस बनाए जाते हैं उसमें, ताकि जो है जो बाहर के एनवायरनमेंट से है वो कनेक्शन बना रहे, ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल है, तो न्यूक्लियस ने अपने आप को क्या किया कि इसने कुछ कुछ पॉइंट पे, अपनी बाउंड्री के कुछ कुछ पॉइंट्स पे कुछ इस तरह से फ्यूज कर गई आपस में, दोनों बाउंड्रीज कुछ इस तरह से फ्यूज कर गई, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। अभी दिखाते हैं कि कैसे फ्यूज करी है ये। अरे ये तो पूरा ही चला गया, देखते हैं इसको, अभी दिखाते हैं कैसे ये फ्यूज करेंगी। ये कुछ इस तरह से ही बनाना पड़ेगा, चलो कुछ इस तरह से ये फ्यूज्ड फॉर्म में मिलेंगी तुम्हें, देख रहे हो। तो ये कुछ इस तरह से दोनों मेम्ब्रेन, ये मान लो अगर ये वाली इनर मेम्ब्रेन है और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, तो देख रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों फ्यूज कर गई, तो इन्होंने क्या बना दिया, ये एक पैसेज बन गया, ठीक है ना, ये एक पैसेज बन गया। किस लिए पैसेज बन गया ये एक, अरे भैया बताओगे किस लिए बन गया, तो सर आपने बताया ही नहीं किस लिए बन गया, तो हम कैसे बताएंगे, चलो बताते हैं किस लिए बन गया। टू एक्सचेंज आरएनए एंड प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मतलब इन दोनों के बीच में, वो साइटोप्लाज्म से अंदर भी आ सकते हैं और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के थ्रू बाहर भी जा सकते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म।
ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन अकर्स थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक, which are formed by the fusion of the two nuclear membranes at some different points, ठीक, आया समझ में। तो ये क्या है कि न्यूक्लियर पोर्स अलाउज एंट्री एंड एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। बाई डायरेक्शनल, देख रहे हो यहां पर हमने ये दो एरो बनाए हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाया इस तरह से, इस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है आरएनए एंड प्रोटीन्स का, ठीक। अब देखो, अब हमने बताया था कि न्यूक्लियर के अंदर बाहर बाउंड्री तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर चलते कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, बेसिकली क्या क्या होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या था, बताएगा कोई, बताएगा, बताओ बताओ बताओ। मैट्रिक्स था सर, इनफोल्डिंग्स भी थी, वो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स थी, क्या बोलते हैं उनको, क्रिस्टा बोलते हैं, यस। उसमें क्या थे, एंजाइम्स थे, डीएनए था, प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, आरएनए था, थे कि नहीं थे, बोलो हाँ सर थे, तो पढ़ा तो है हमने, रिवाइज तो करके आए हैं सर, वेरी गुड, रिवाइज करके आए हो तो, ठीक है। चलो, तो जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स मिलेगा भाई, ऐसा कुछ स्पेस तो मिलेगा ही कि जहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है, जो उसमें अंदर मशीनरी चल रही है, उसके लिए जगह तो चाहिए, उसके लिए कुछ बेस तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको कि आगे हम लोग चल के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के फॉर्म में न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल, जो अभी बताया क्या होता है क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। यही आगे जाके जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कंडेंस होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, पैकिंग और होती जाती, फाइनली जाकर के क्या बनाते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग एम फेज क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या है इसके बारे में तो अगले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अभी यहां के लिए याद कर लेते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स आर नोन एज व्हाट, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, आया समझ में, ठीक। एक और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कह सकते हैं एक और बॉडी प्रेजेंट है, डेंसली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं व्हाट, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलाई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है, क्या करता है भाई, बताओ 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 बताओ, ये एक्टिव आरएनए का फॉर्मेशन कराता है, व्हाट, एक्टिव आरएनए का फॉर्मेशन, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन, ठीक है। राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है, आरएनए। तो उस आरएनए का फॉर्मेशन कौन कराता है, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, ऐसे बस डेंसली स्टेन्ड एरिया है, एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और मतलब कई सारे नंबर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल्यूलर नीड्स, ठीक है। अभी कैसी सेल्यूलर नीड्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं, कैसी होती हैं वो, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा भाई, एक डेंसली स्टेन्ड एरिया है जहां पर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, क्या होती है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहां पर होती है, न्यूक्लियोलाई में, ठीक है। तो ये कुछ इंटरफेज न्यूक्लियस में हमें जो देखने को चीजें मिलती हैं। इंटरफेज क्या होता है, एक सेल डिवीजन का फेज है, ठीक है, अगले चैप्टर में इसके बारे में और जानेंगे। अभी के लिए याद कर लो कि इंटरफेज न्यूक्लियस, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, क्या, इंटरफेज मींस व्हाट, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये होता है इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक। तो उसमें हमें कुछ ये 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक।
अब क्या होता है कि कभी तुमने सुना है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता? सुना है ऐसा कभी? सीव ट्यूब्स के बारे में सुना होगा, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब पढ़ेंगे हम लोग तब बताएंगे कि सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। सुना है ऐसा? तो फिर जो है ऐसा कैसे हो सकता है? जब अगर ये सेल का ब्रेन है तो फिर उनकी मशीनरीज कैसे कंट्रोल होती होंगी, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है यार, हाउ 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 सर, अब आ तो रहा है क्वेश्चन, क्या बताएं अब इसमें, हम क्या बताएं, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे आगे। तो देखो क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट्स में जब ये बन रहे होते हैं ना, तब इनमें न्यूक्लियस होता है। अरे वाह सर, ये तो नई बात पता चली। यस, तो जब ये बन रहे होते हैं, प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेजेस में होते हैं जब ये, तब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, तब इनमें न्यूक्लियस क्या कर सकते हैं कि डिग्रेड हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि आरबीसीज का काम क्या है? आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना या उस पे हीमोग्लोबिन को बाइंड कराना। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के एरिथ्रोसाइट्स ने दिमाग लगाया, अरे भाई अगर हम इसको निकाल दें तो ये हम थोड़ा अपना सरफेस एरिया मेरा बढ़ जाएगा, हम तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन ले जाएंगे। यस, तो बस यही दिमाग लगाया उन्होंने कि जो है एरिथ्रोसाइट्स पे न्यूक्लियस जब भी मैच्योर हुए तो डिसअपियर हो गया, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज हुई एरिथ्रोसाइट्स में। ठीक, अब क्या हुआ, सीव ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। सीव ट्यूब्स में क्या हुआ, इनमें भी होता है सेल न्यूक्लियस, पर लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब इनमें भी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। फिर इनकी फंक्शनल जो एक्टिविटीज होती हैं, इनके साथ पढ़ा होगा एक कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल, उसके न्यूक्लियस के थ्रू ये अपने एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल कराते हैं। ठीक है, उसके न्यूक्लियस के थ्रू, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू ये अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो ये कुछ थे कि कुछ मैच्योर सेल्स में जिनमें कि न्यूक्लियस हमें नहीं देखने को मिलता है। जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स में तुम्हें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, पर लेकिन ये कुछ सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं दिखता है, मैच्योर सेल्स में। ठीक है, इनके जो प्रो फॉर्म होते हैं या कह सकते हैं इमैच्योर फॉर्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ड्यू टू सम रीजंस ये न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि क्रोमैटिन में हमने बताया था ना कि क्या क्या होता है, डीएनए बताया था अभी तक तो हमने कि न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है, उसमें क्या होता है, डीएनए का बना होता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको रट लेना बिल्कुल कि क्रोमैटिन में डीएनए के साथ साथ आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब कुछ होता है। क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो किसी भी तरीके से। ठीक है, ये तुमसे डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछेगा वो तो पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रोमैटिन कंटेन्स, क्रोमैटिन का कॉम्पोजिशन डीएनए, आरएनए, ठीक है, हिस्टोन एंड अलोंग विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये दो लाइन थे, स्पेशल लाइंस थे जो हमने बताने थे। ठीक है, तो इनको विद स्पेशल मेंशन याद करनी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में। दो चार लाइनें, ज्यादा नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, ये क्या है, क्या है, कुछ नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स नाम में ही है कि जो है न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी मेन एरिना है, स्पेशियस है, उसमें जो भी तुम्हारा कह सकते हैं सेमी फ्लूइड या लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिसमें कि सब काम हो रहा है न्यूक्लियस का, वो क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, कंटेन स्फेरिकल बॉडीज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई लगभग स्फेरिकल शेप के ही होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं पर लेकिन स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, अलोंग विद क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए। डीएनए तो ऑब्वियसली सर होगा ही होगा। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स कौन कौन से, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। ठीक, क्रोमैटिन के कॉम्पोजिशन याद रखोगे। ठीक, अब बात करते हैं न्यूक्लियोलाई।
देखो न्यूक्लियोलाई क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, सर अभी बताया हमने आपने, ठीक है। दे सिंथेसाइज एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, पहले भी बता चुका हूं, इतना फोकस कर करके, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, याद करनी है, ठीक है। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कौन कराता है, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये इनका नंबर डिपेंड कर सकता है कैसे, कि मोर इन द सेल्स वेयर एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, ठीक है भाई। उसमें राइबोसोमल आरएनए की जरूरत पड़ती है ना प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम फॉर्मेशन में। राइबोसोम क्या कराते हैं, ट्रांसलेशन कराते हैं एमआरएनए से प्रोटीन्स का, ठीक है। तो जहां पर जिन जिन सेल्स में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहां पर क्या उन सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई का नंबर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, रादर देन अदर सेल्स जहां पर इतनी ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई कहां पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। आया समझ में। तो देखो ये क्या है, ये कुछ एक पिक्चर है यार मस्त सा, जो एनसीईआरटी का ही है। अब देखो ये पिक्चर जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा हम दिखाने को बहुत सारी पिक्चर्स दिखा सकते थे, इससे क्लियर पिक्चर्स भी दिखा सकते थे, पर लेकिन क्या है, ये एनसीईआरटी का पिक्चर, तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा ना, वो यही पिक्चर वो उठा के देंगे, और इसी में से तुमसे स्ट्रक्चर्स के नाम पूछ लेंगे वो, ठीक है। तब फिर तुम कैसे बताओगे, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तुमको बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक मेम्ब्रेन ये हो गई और एक ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। साथ देखो ये तुम्हें दिख रहे हैं ना मस्त से स्ट्रक्चर, ये एक मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। साथ में देखो ये यहाँ पे फ्यूज कर गई आके, है कि नहीं, ये यहाँ पे देखो पोर सा क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ पे फ्यूज कर गई दोनों, है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे ऐसे फ्यूज कर गई, है कि नहीं। ये तो ये क्या है, ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ठीक है। और ये जो बीच में पोर बन रहा है, ये क्या है, बताओ बताओ बताओ, न्यूक्लियर पोर। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिखा रखा है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर ही तो है कि नहीं। कितना क्लियर दिख रहा है यार इस पिक्चर में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ये न्यूक्लियस का, क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना पूरा डेंस बॉडी, ये जो दिख रही पूरी, ये ऐसे 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 देख रहे हो कितना डेंस दिख रहा है ये सब, ठीक है ना। ये सब क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे क्या बताया था अभी भाई, न्यूक्लियोलस सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म अभी हमने बताया था क्या, न्यूक्लियोलाई, यस, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। क्या होता है इनमें, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये सब वही है डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहे हैं अंदर, ठीक है, ये, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूक्लियोलाइज। और ये जो दिख रही है, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बताई दी, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक। तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो कि तुमसे पूछा जा सकता है, इसकी लेबलिंग, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या लिखा है भाई हमारी जन्नत में, जन्नत में क्या लिखा है, देखो 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 जी, न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। आधे लोग तो यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं, सर न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली है या नहीं है, तो ठीक है देख लो भैया, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, सेल ऑर्गेनेली है ये, न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, क्या नाम बताया था, एसिटोकार्मिन, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमेटिन को जो है सबसे पहले स्टेन किया था, वो किया था किसने, फ्लेमिंग ने, किसने किया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने किया था, फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल को बेसिक डाई वही एसिटोकार्मिन की मदद से सबसे पहले स्टेन किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा था कि ये डेंस स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर उसके बाद स्टेन किसने किया, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन किया। भाई उस न्यूक्लियस के अंदर की चीज तो स्टेन होगी ना, तभी वो हमें पूरा अलग से दिखेगा, है कि नहीं। तो जो स्टेनिंग की थी सबसे पहले एसिटोकार्मिन के थ्रू, किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ये अपनी जो पहली स्लाइड थी, ये वाली कहाँ गई यार, ओ दिख ही नहीं रही, तो यस ये रही,
इसको यहाँ पे क्या किया था भाई, इसको क्लियर कर दो यार, नहीं तो तुम लोग बाद में कहोगे सर क्लियर नहीं हुआ ये हमें। देखो यहाँ पे एसिटोकार्बन से क्या स्टेन किया था उन्होंने, क्रोमैटिन मटेरियल बाय फ्लेमिंग। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल को एसिटोकार्बन के थ्रू स्टेन किया गया था। किसने किया था स्टेन, बताओ बताओ बताओ, फ्लेमिंग ने। ठीक, चला जाए आगे, चलो। अरे ये सब तो आगे आ गए सर, सब आपने दिखा दिया क्या क्या पढ़ाएंगे आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है कि नहीं। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, किससे, बेसिक डाई के थ्रू। ठीक है, द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या बताया था, नॉट डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ two parallel membranes spaced between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space. What? Perinuclear space. ठीक, क्या बोलते हैं इसको, perinuclear space. It forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. ठीक है, उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। सारी बता चुके हैं। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, जिनको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ठीक, these nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein takes place in both direction between nucleus and the cytoplasm, in both direction। ठीक है, क्या है, याद आ गया ना, both direction में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में RNA एंड प्रोटीन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, सम सेल्स में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ मैच्योर सेल में लाइक एरिथ्रोसाइट एंड सीव ट्यूब में एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो वही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब बताया। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म as it is non-membranous bound structure। ठीक है, non-membranous structure है न्यूक्लियोलस। ठीक है, it is a site for active ribosomal RNA synthesis। ठीक, larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। भाई वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव RNA की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े और कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई मिलेंगे हमको। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई हमारे किसके बारे में, यस, न्यूक्लियस के बारे में। सर न्यूक्लियस खत्म, यस, इतना ही तो था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं किसके बारे में, हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात कर ली, बाहर से अंदर आते जा रहे हैं, अंदर आते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में और बात करते हैं अपने क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि हमने पढ़ा था क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। ठीक, तो देखो क्रोमोसोम्स, सबसे पहले क्या होते हैं क्रोमोसोम, व्हाट आर द क्रोमोसोम, बताया था ना, अभी बताया था मैंने, पूरा बता रखा था। ठीक है, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको नहीं पता होगा। खैर, अब जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं फिर से बताना पड़ेगा। चलो, हमारा तो खैर काम ही है बताना, है कि नहीं। चलो ठीक है, बताते हैं। तो देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरफेज न्यूक्लियस, हाँ, नॉन डिवाइडिंग क्रोमैटिक मटेरियल इज फाउंड इन द लूज फॉर्म, न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स में पाया जा रहा है। ठीक है, बताया अभी क्रोमैटिन का क्या क्या होता है कॉम्पोजिशन, डीएनए, आरएनए एंड स्टोन एंड नॉन स्टोन होता है, होता तो है सर, आप हमको उल्लू समझ रहे हैं, हर बार हम आप कंफ्यूज करेंगे हम हो जाएंगे।
नहीं भैया तुम ना हो कंफ्यूज ऐसे, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो, ठीक। तो क्या है, बट एज द सेल प्रोग्रेसेस टू सेल डिवीजन फेज, जैसे ही सेल अभी इंटरफेज न्यूक्लियस में था यानी कि नॉन डिवाइडिंग स्टेट में, तो उसमें क्रोमैटिन मटेरियल कैसे प्रेजेंट था, बताओ बताओ, लूज फॉर्म में, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स, चिथड़े चिथड़े फाइबर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या हुआ, सेल की बारी आई, भाई डिवीजन करना है हमको, अपने प्रोजेनिस क्रिएट करने हैं भाई, हमको जो है अपने डॉटर्स को बनाना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेल साइकिल शुरू हुई सेल में, ठीक है। तो सेल साइकिल जब शुरू हुई तब क्या हुआ, सेल प्रोग्रेसेस टू सेल डिवीजन फेज, वो सेल डिवीजन के फेज में गया, ठीक। तब क्या हुआ, क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। आया समझ में कुछ, कि क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है, किसका, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स का, किसका, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स का कंडेंस्ड फॉर्म है ये, क्या, व्हाट, क्रोमोसोम्स, यस, जो हमें तब पूरा बढ़िया से स्ट्रक्चर दिखता है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है, इसमें क्या है, डीएनए ही है, आरएनए है, स्टोन है, नॉन स्टोन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कब बनता है, ड्यूरिंग जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, सेल साइकिल में जब एंटर करता है, ठीक है, तब इसका कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का, और ये क्रोमोसोम एक जो स्ट्रक्चर लेता है जिसको कि हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के नाम से, ठीक। क्या होता है, विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली, ये तो पता है हमें सर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो बीच में दबा हुआ सा होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जनरल सा, कुछ ऐसा जनरल से स्ट्रक्चर नहीं देखा, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बीच में दबा हुआ सा होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसको और अच्छे से बनाते हैं यार, यहाँ पे एक सिंगल बनाते हैं कॉमेट, ठीक है, ठीक है। ये जो है दबा हुआ मटेरियल यहाँ पे, ये क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, ठीक। अब क्या हुआ कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में अभी और आगे जब हम पढ़ेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स जब आते हैं, तब क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्रोमोसोम से ना अटैच होकर के एक इसके ऊपर कुछ प्लेट लाइक से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, ठीक है, जो कि इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को चारों तरफ से घेर रखे होते हैं, उस पे आकर के अपने स्पिंडल के फाइबर्स अटैच होते हैं दोनों साइड से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर। ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर क्या है, काइनेटोकोर, ये देखो यहाँ पे भी ग्रीन से बनाया गया है, काइनेटोकोर। ये एक तरह से क्या कर सकता है, मदद कर रहा है स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने में। और क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि अगर मान लो स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली उस कंस्ट्रक्शन से अटैच हो जाएं, पता चला जब एनाफेज का फेज आया, जब क्रोमैटिड्स अपोजिट साइड जाते हैं दोनों, तो हो सकता है कि जो है वो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो थोड़ा सा डिटैच हो जाए, है कि नहीं, क्रोमोसोम्स आपस में जो है थोड़ा बहुत टूट ना जाए क्रोमैटिड्स वगैरह, भाई समझ रहे हो, डीएनए है उसके अंदर यार हमारा, जरा भी चेंज आया कुछ तबाही है, तबाही, कुछ नहीं बचना फिर, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, कवर करता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, क्रोमोसोम, एक जो टिपिकल क्रोमोसोम है, ये एक क्या है और ये एक क्या है, ये दो क्रोमैटिड हैं अलग अलग, एक ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो बॉडी में हर सेल में एक इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर लेकिन जब सेल डिवाइड करता है ना, तब क्या होता है कि ये क्रोमैटिड एक अपने आप को, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है डॉटर सेल में पहुंचाने के लिए, तब क्या होता है कि ये एक इस तरह से अपनी कॉपी बना लेता है क्रोमैटिड की, ठीक है ना। तो बस ये कुछ अपना हम लोग इसी तरह से क्रोमोसोम को देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो 4C कंटेंट है इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का, ठीक, अभी पता चलेगा आगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। चलो, तो ये था कुछ स्ट्रक्चर के बारे में क्रोमोसोम के। अब क्या किया है, अभी जो हमने जाना कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसी के बेसिस पे हमने कुछ टाइप्स करे क्रोमोसोम की, जो हमें अपने सेल्स में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स के क्रोमोसोम्स, उनको हमने इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बेस पे कुछ कैटेगरीज बना ली, उनमें हमने रख लिया। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी बनाई प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के लोकेशन के बेस पे कि मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक नाम से क्लियर है, मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर पे, ये जो टिपिकल ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसका जो ये तुम्हारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल क्रोमोसोम के सेंटर पे है।
ये आर्म और ये आर्म दोनों बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा सेंट्रोमियर एट इट्स मिडिल पोजीशन। ठीक है, बोथ द आर्म्स आर सेम इन लेंथ। ठीक है, बोथ द आर्म्स आर सेम इन लेंथ। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो सेंट्रोमियर है या कह सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एक साइड, किसी भी एक साइड, मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इससे क्या होता है? एक आर्म छोटी हो जाती है और एक आर्म बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्रोमोसोम हमें इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो ये क्या है? छोटी आर्म, ये क्या है? बड़ी आर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर इज लिटिल शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे सब मेटासेंट्रिक हो गए। वहीं आते टीलोसेंट्रिक। उससे पहले जान लेते हैं क्या? एक्रोसेंट्रिक के बारे में। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? ये पूरा जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल एक टर्मिनल पे पहुंच जाता है, मतलब टर्मिनल से जस्ट पहले वाला। ठीक है, मतलब बिल्कुल एंड पे भी नहीं पहुंचता, एंड से जस्ट पहले। तो एक क्या होगी? एक आर्म बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी आर्म बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ था, कुछ मतलब सेंटर से सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ी सी टिल्टेड थी। ठीक है ना? पर लेकिन यहाँ पर क्या है? टर्मिनल के ज़्यादा क्लोज होगी। टर्मिनल नहीं होगी पर लेकिन टर्मिनल के क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? वेरी शॉर्ट आर्म फाउंड एंड वेरी लॉन्ग आर्म। ठीक, तो नियर टू टर्मिनल, सेंट्रोमियर इज फाउंड नियर टू टर्मिनल। ठीक है, वहीं टीलोसेंट्रिक नाम में ये टेलो टेल टीलो टेल बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पाए जाएंगे, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरह से पाए जाएंगे। ठीक है, या अगर दो क्रोमेटिड वाले हैं तो कुछ इस तरह से पाए जाएंगे। ठीक, तो क्या होंगे? दोनों आर्म्स के में से किसी भी आर्म के टर्मिनल पे बिल्कुल हमें ये सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। ठीक है, टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक, टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल सेंट्रोमियर किस में मिलेगा? हमें टीलोसेंट्रिक में मिलेगा। किसमें? टीलोसेंट्रिक में। ठीक, तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे। ठीक है, ये देख रहे हो कितना मस्त बने हुए हैं सब। ये क्या अपना मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक है ना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक, ये थोड़ा सा शिफ्टेड अपनी पोजीशन, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गए। ठीक है, ये तो मेटा, ये सब मेटा। अभी क्या है? ये थोड़ा सा और टर्मिनल के क्लोज ज़्यादा है, ये ज़्यादा लॉन्ग आर्म है, ये थोड़ी और ज़्यादा शॉर्ट आर्म हो गई। ठीक है, वेरी शॉर्ट आर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। ये वाला एक्रोसेंट्रिक। ठीक, वहीं देखो, ये बिल्कुल लगभग टर्मिनल है, बिल्कुल वेरी शॉर्ट आर्म हो, मतलब क्या ही कह सकते हैं कि ये इसी को आर्म बोलेंगे, इसको तो आर्म तो बोल ही भी नहीं सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल लगभग टर्मिनल पोजीशन है इसकी। तो ये क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। ठीक, तो ये हो गया हमारा टीलोसेंट्रिक। तो ये कुछ क्रोमोसोम्स के टाइप्स थे जो हमें सेंट्रोमियर की पोजीशन पे देखने थे। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी, जैसे कि ये चीज़ जान रहे हो, ये क्या लिखा हुआ? सैटेलाइट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या होते हैं? ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या होते हैं कि कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स में नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड क्रोमोसोम्स हैं, लाइक 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये कुछ सिलेक्टेड क्रोमोसोम्स हैं जिनमें हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जानते हो उनके बारे में? नहीं जानते हो तो देखो,
ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कुछ ये नॉन स्टेनिंग रीजन्स होते हैं जिनको, या कह सकते हैं कुछ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं इनको, ठीक है, जहाँ पे बहुत डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है, स्टेन कुछ खास होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी रीजन्स है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट रीजन्स बोलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट रीजन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट रीजन्स, ठीक। तो ज़्यादा नहीं जानना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सैटेलाइट के नाम से जाने जाते हैं, और नॉन स्टेनिंग रीजन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन स्टेनिंग रीजन्स, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल है, ठीक है। और कौन कौन से क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, 13, 14, 15, 21 एंड 22 में, ठीक। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्रोमोसोम्स हैं जिसमें तुम्हें सैटेलाइट रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये नॉन स्टेनिंग होते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल बातें थी जो हमें क्रोमोसोम्स के बारे में करनी थी, ठीक है। तो देखो क्या है कि you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers, हम पता है क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैटिन बोलते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के समय पे सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। भाई न्यूक्लियस खत्म हो जाता है क्योंकि वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब डिसअपियर हो जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, तो यही वही कह रहा है, ठीक। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, लाइक हिस्टोन्स एंड सम नॉन हिस्टोन एंड आल्सो आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझ रहे हो, इसीलिए हर जगह मिल रही है। अ सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम्स। सोच रहे हो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तुमको यहाँ पे, इसमें क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन सेल में लगभग जो डीएनए का अमाउंट, जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए आपस में या स्ट्रेच किया जाए एक पूरी लाइन में, लगभग 2 मीटर के अप्रॉक्स इनकी लेंथ जाएगी, 2 मीटर, 2 मीटर, समझ रहे हो, 2 मीटर लंबा डीएनए है हमारे एक सेल में, एक सेल की हम बात कर रहे हैं, कितना, एक सेल में लगभग 2 मीटर लॉन्ग ह्यूमन सेल हैज थ्रेड ऑफ डीएनए, ठीक है। तो क्या है, हर सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए है हमारे, समझ रहे हो। वहीं अगर ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स का डीएनए मिला दिया जाए ना, समझ रहे हो, सारे सेल्स का डीएनए मिला दिया जाए तो पता कितनी लेंथ क्रिएट हो जाएगी, जितनी हमारी बॉडी में सेल्स हैं सबका डीएनए अगर मिला दें तो लगभग इतनी लंबी लेंथ क्रिएट हो जाएगी कि हम यहाँ से धरती से चांद तक की दूरी कई बार जो है जा सकते हैं, समझ रहे हो। एक ऐसी रोप क्रिएट हो जाएगी कि उससे 4 बार तुम चले जाओ, 4 बार आ जाओ, ऐसा कुछ, समझ रहे हो, धरती से चांद तक का। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से 6 टाइम्स, इतना 6 टाइम तुम फोल्ड कर लो, इतना लंबा डीएनए क्रिएट हो सकता है अगर सारे बॉडी के सारे सेल्स का डीएनए जोड़ दिया जाए आपस में, 2 मीटर लॉन्ग ईच, ठीक है, हर एक सेल से मिलता है 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। बस यही था कुछ, सोचा बता दें, पता तो नहीं होगा, हमें भी पता है, ये बात हमको बता दें कि तुमको ये पता नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमने सोचा चलो बता देते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं। खैर ये सब तो बातें होती रहेंगी, अब याद भी रहेगा कि सर 2 मीटर लंबा डीएनए बता रहे थे, चांद तक पहुंच गए थे है कि नहीं। चलो, तो एवरी क्रोमोसोम विजिबल इन ओनली डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर अटैच कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स, ठीक है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे होते हैं ये, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, काइनेटोकोर्स, ठीक। Centromere holds the 2 chromatid of a chromosome at its place. Based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 types, that is metacentric, centromere at forming 2 equal arms, ठीक, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। The submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the centrosome, resulting into 1 shorter arm and 1 longer arm, submetacentric हो गया ये। In acrocentric, the chromosome, the centromere is situated close to its end, forming 1 extremely short and 1 very long arm, ठीक है, 1 extremely short and 1 very long arm, ठीक।
वेयर एज द टीलोसेंट्रिक हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 4 टाइप्स के हमारे क्रोमोसोम्स थे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या होता है कि द समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम, वही सैटेलाइट रीजन हमें कभी कभी देखने को मिलता है, किन किन क्रोमोसोम में मिलता है, 13, 14, 15, 21, 22 में। ठीक है, नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कांस्टेंट लोकेशन होती है, सब जगह नहीं मिलता, ये कुछ ही सिलेक्टेड कांस्टेंट लोकेशन बताई ना अभी। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, हर जगह नहीं मिलता, कांस्टेंट लोकेशन पे ही मिलता है। ठीक, तो यहां तक थी हमारी बात न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, पूरा न्यूक्लियस के बारे में जो भी हमें जेनेटिक मटेरियल सब था वो बता दिया। न्यूक्लियस पता है इस ऑर्गेनेली तो है ही है, साथ साथ हेरिडिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हेरिडिशन जेनेटिक मेकअप होता है भाई हमारा पूरा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, सेल ऑर्गेनेली है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इतना भाव क्यों ले रहे हो, ठीक है अच्छा है, हाँ चलो कोई नहीं, भाव नहीं ले रहे हैं यार, बता रहे हैं बस। ठीक, तो देखो अब ये क्या है कि माइक्रो बॉडीज़ के बारे में जैसे कि एनसीईआरटी ने कुछ खास बताया नहीं है, फिर भी 1-2 नाम हम बता देते हैं, जैसे कि पैरोक्सिसोम्स हो गए, स्फेरोसोम्स हो गए। ठीक है, ये कुछ माइक्रो बॉडीज़ हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनका कुछ काम नहीं होता, माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। इनमें कुछ एंजाइम्स ही होते हैं जो कि हमारे वेरियस फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में मदद करते हैं। ठीक है, और ये दोनों में पाए जा सकते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2 लाइनें हैं यार, याद कर लेना इनके बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, माइन्यूट वेसिकल होते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बोले तो लिख देना यार, बता दे रहे हैं तुमको, देखो पैरोक्सिसोम एंड स्फेरोसोम्स लिख देना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये 2 माइक्रो बॉडीज हैं, पैरोक्सिसोम्स एंड स्फेरोसोम्स। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या, खुशखबरी सर, खुशखबरी है, खुशखबरी, यस खुशखबरी है यार। चलो, तो यहाँ पर हमारा एंड होता है आज का ये चैप्टर, सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सब लोग अब क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक बार पूरा समझ लो, मेमोराइज करना है। ठीक है, ताकि बाद में जब हमें एग्जाम टाइम पे देखना पड़े तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस चैप्टर पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। लास्ट टॉपिक था न्यूक्लियस, वो हमने कवर कर लिया, और जितनी भी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं सभी ऑर्गेनेलिज के बारे में, ठीक है, वो सब ये ध्यान में रखने हैं। और ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना। अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेल डिवीजन का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। पूरा काम जो अभी हमने क्रोमोसोम्स वगैरह सबके बारे में बताया, पूरा रिलेटेड उसी से चैप्टर है वो। ठीक है, और बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर। लगभग तुम लोग का सबका डर लगता है कि जो है सर बहुत सेल डिवीजन से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भाई उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये वाला चैप्टर याद करके आओ पूरा। ठीक है, रिवाइज करके आओ, अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। ठीक।